गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अरे कितने लोग हैं आप? सर दूसरी बैच भी है क्या? इसमें प्रवीण स्टार और प्रवीण वन होंगे। दोनों मिला के मेरे ख्याल से 60-65 बच्चे हैं, टोटल 70 बच्चे होंगे। अभी कितने दिखा रहे हैं यहाँ पर? टोटल कितने प्रेजेंट हैं? 20। केवल 20? यस सर। चलो बच्चे और आ जाएंगे, कोई बात नहीं। देखो भाई, प्रवीण के स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉपर हैं, बट अभी कई सारे डाउट होते हैं बच्चों के दिमाग में, पढ़ाई से संबंधित तो होंगे ही होंगे। इस समय सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि इसी साल निकल लूं क्या, इसी साल मिल जाए कुछ तो ही बढ़िया है, ड्रॉप ही ना करना पड़े। तो इस तरह के कई डाउट आपके दिमाग में हो सकते हैं। मैं तो बोलता ही रहता हूँ, क्लास में भी बोलते ही रहते हैं, बताते रहते हैं, ये करो वो करो, सब ज्ञान देते ही रहते हैं। बाकी आज आपका टाइम है, आप अपने डाउट पूछें यहाँ पर, जो भी जनरल डाउट हैं। सब्जेक्ट डाउट अवॉइड करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट डाउट के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहां पर पूछ सकते हैं। और जनरल डाउट जो भी हैं आपके, वो यहाँ पूछ सकते हैं, या और पढ़ाई से संबंधित कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं, स्ट्रेटजी से संबंधित कोई पॉइंट है तो वो पूछ सकते हैं, 2021 वर्सेस 2022 है वो पूछ सकते हैं। तो आज अपने जो भी मुख्य पॉइंट्स हों वो आप ये है अंश साहू, छत पे बैठा है क्या भाई? यस सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ऐसा लग रहा है मेरे गांव की छत है ये, क्योंकि मेरे गांव में घरों में आसपास में क्या होता है कि ईंटों की बस घर बन जाता है, प्लास्टर ना होता है बस। तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है मेरे को ये। फाइन फाइन फाइन। तो आप अपने डाउट पूछ लें जो भी है, और शुरू करेंगे आप। अच्छा, डाउट पूछने से पहले एक बार अपना नाम जरूर बता दें, नाम बोल दो और डाउट पूछ लो अपना, ठीक है? तो यू कैन स्टार्ट नाउ। सर मेरा नाम प्रिंस मौर्य है और हाँ, मैं बोलो। प्रवीण स्टार बैच का हूँ। सर मेरा डाउट ये है कि अभी मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ, तो अभी महाराष्ट्र बोर्ड्स होने वाले थे, तो मतलब बोल रहे थे कि मई में होगा। उसके बाद अभी पोस्टपोन हो गया, तो फिर मैं सोच रहा था कि अभी शायद होगा, तो फिर मैं बहुत देर तक उस बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहा था। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले स्टार्ट किया, मतलब कंटिन्यू करना जेई का। उसके पहले मैं थोड़ा सा पढ़ा था, उसके बाद मतलब बहुत 1-1.5 महीने हो गए, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जल्दी कवर कैसे करूँ? देखो, बोर्ड तो सभी को लिखना है, जितने भी प्रवीण के यहाँ बच्चे बैठे हैं, बोर्ड तो आपको लिखना ही है। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो। अभी नहीं होंगे तो 2 महीने बाद होंगे, कब होंगे कुछ नहीं मालूम पड़ रहा, जिस तरह की कोविड सिचुएशन अभी है। तुमने बोर्ड के लिए पढ़ाई कर ली, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड ने काफी लेट अनाउंस किया कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, तो आपने तैयारी की, बट तैयारी की तो कम से कम आपने एक पार्ट फिनिश तो कर लिया ना। और अभी जेई की तैयारी भी आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन जेई में आप कह रहे हो कि मेरा बैकलॉग आ गया क्योंकि मैंने बोर्ड की तैयारी की, तो ठीक है। अब आपको बोर्ड के लिए थोड़ा कम सोचना है, बोर्ड के लिए तो अब काफी कुछ पढ़ ही लिया है, तो जब बोर्ड की डेट्स अनाउंस होंगी तो उससे 10 दिन 15 दिन पहले आप वापस बोर्ड के लिए एक बार जुट जाना और पढ़ाई कर लेना। अभी तो आपको खूब पूरा का पूरा टाइम जेई के लिए देना चाहिए। जो बैकलॉग हो गया है वो थ्योरीज दोबारा पढ़ो, दोबारा मतलब वो जो बैकलॉग हो गया उन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ो, नोट्स बनाओ। वैसे तो अब हम क्या है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं लेक्चर नोट्स की, बट मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि बच्चों को अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाने चाहिए। बहुत डिटेल ना बनाएं, थोड़ा सा ब्रीफ बना सकते हैं रिलेटिवली। मान लो कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ मैंने लिखा है, तो वो पैराग्राफ ना लिख करके उसका कोई एक लाइन में आप मेन पॉइंट लिख सकते हो अपने हिसाब से, और मेन फॉर्मूले, मेन कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो। तो वो नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आपके लिखे हुए नोट्स से जब आप रिवाइज करते हो तो वो बेटर होता है। और अभी तो आपको पूरा टाइम जो है वो जेई के लिए तैयारी करनी चाहिए, और 12-13 घंटे रोज पढ़ना चाहिए। जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं उन्हें स्कूल भी नहीं जाना होता,
और अभी और कोई काम नहीं है, तो जिस दिन क्या ऑल 6 डेज आपकी कोचिंग चलती है, तो 6 आवर्स लगभग आपकी कोचिंग में चले जाते हैं, तो बाकी के 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक आपको डीपीपी शीट और कई बार एनसीईआरटी केमिस्ट्री में पढ़नी होती है, वो सब पढ़ना होता है, तो वो आप करें। तो नो मोर बोर्ड नाउ, बोर्ड जब अनाउंस होंगे, एग्जैक्ट डेट आएंगी, तब पढ़ेंगे। अब पूरा का पूरा टाइम ऑन जेई, फोकस ऑन जेई। ओके नेक्स्ट सर, थैंक यू। क्वेश्चन। सर मेरा नाम प्रसून है। सर मैं ये पूछना चाहता था कि थ्योरी रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग का रेशियो क्या होना चाहिए टाइम वाइज? देखो, जब आप कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो सुबह में क्लासेस होती हैं आपकी, तो 1.5 घंटे की 3 क्लास होती हैं जैसे, तो 4.5 घंटे में तो नहीं हो पाता, वो 6 घंटे लग जाते हैं उसको समझने में, पढ़ने में। इट इज नेचुरल, इट इज नॉर्मल। 6 घंटे तक भी बच्चों को लगते हैं तो इट इज ओके। उन 6 घंटों में आप नोट्स बनाते हो तो काफी कुछ पढ़ के समझ के बनाते हो, तो मेरे ख्याल से थ्योरी की काफी रिक्वायरमेंट तो आपकी पूरी वहां से हो जाती है। उसके बाद जब आप डीपीपी शीट सॉल्व करते हो तो वो समय आपको देना है, तो इन 6 घंटों के अलावा कम से कम 6 घंटे और पढ़ना होता है, जिसमें 1.5 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा फिजिक्स और 2.5 घंटा मैथमेटिक्स चाहिए होता है। मैथमेटिक्स की नेचर थोड़ी अलग होती है, मैथमेटिक्स थोड़ा टफर साइड पे भी होता है। याद रखिए, भले ही कितना कह लो कि मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, नंबर नहीं आते हैं आप लोगों के मैथ्स में। मैथ्स इज ऑन डिफरेंट लेवल, तो मैथ्स में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना होता है। केमिस्ट्री का आधा घंटा काट करके आप मैथ्स को दे सकते हो। इस तरीके से आप अपनी डीपीपी शीट कंप्लीट करो, बीच बीच में एनसीईआरटी पढ़ो, और कुछ नया नहीं करना होता, इतना ही कर लो, वही बहुत होता है। सो दैट वे यू कैन कंप्लीट योर, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट टाइम। कोशिश करें कि जब आप लेक्चर्स सुबह पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस नोट ही पढ़े चले जा रहे हैं मैकेनिकल तरीके से, मशीन की तरह। दिमाग लगा करके उसको पढ़ें, जरूरत पड़े तो दोबारा से रिवाइंड करके उस चीज को पढ़ने, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, नोट भी साथ साथ बनाएं, ब्रीफ नोट्स। और मेजर थ्योरी आपकी उस लेक्चर देखने के दौरान ही हो जानी चाहिए, अलग से दोबारा थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए कि वापस से फिर 6 घंटे आप थ्योरी पढ़ रहे हो। नो। नेक्स्ट वन। थैंक यू सर। सर आई एम आर्या नेदा फ्रॉम परवीन फर्स्ट बैच। सर मैं पूछना चाह रही थी कि योर वॉइस इज नॉट क्लियर, दोबारा बोलो। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। एनी अदर स्टूडेंट, आप बाद में पूछ सकते हैं अपना डाउट। अभी और कोई बच्चा बोल रहे हैं? यस सर, हेलो सर, मैं रोशन झा। मेरा डाउट है सर, मैं एक्सरसाइज 1 और 3 सारे सब्जेक्ट में कंप्लीट करता हूँ, बट टेस्ट में जो है वो केमिस्ट्री अच्छा से हो जाता है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में नंबर नहीं आते हैं। ये बात तो फिर फिजिक्स या मैथ्स वाले टीचर से कभी आप पूछ सकते हो। वैसे मैं अगर मैथ्स और फिजिक्स, हालांकि इतनी मैथ्स फिजिक्स तो मुझे भी आती है, इंजीनियर तो मैं भी बना हूँ, तो देखो केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा नेचर अलग है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री देखो बिल्कुल वैसी है जैसी फिजिक्स है। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का नेचर ऐसा है कि एक बार आपने जो चीजें पढ़ी हैं, अगर वो याद भी कर लेते हो आप, कुछ समझा कुछ याद किया, तो मैनेज हो जाएगा। बट मैथ्स में फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में तो आपको समझना ही है। F=m एक सिंपल फॉर्मूला है भाई, न्यूटन्स लॉ जो है। खाली इतना करने से तो काम कहाँ बनता है? बन जाता है क्या? नहीं बनता। आपको बहुत सारी चीजें और पढ़नी होती हैं, तब जाकर के, और समझनी होती हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो थोड़ा सा अपना पढ़ने का पैटर्न जो है फिजिक्स और मैथ्स का थोड़ा चेंज करके देखो एक बार, लॉजिक बेस्ड बनाओ। और मेरे ख्याल से अगर एक्सरसाइज 1 और 3 तुमसे हो रही है, कर पा रहे हो, 70-60% कर पा रहे हो अपने आप से, तो फिर तो टेस्टों में नंबर आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि टेस्टों में नंबर ना आए। बाकी मैथ्स और फिजिक्स के लिए अकॉर्डिंगली यू कैन टॉक टू द टीचर्स। अच्छा, मैं एक बात और बोलूं आपको, जैसे आपको आइडिया होगा कि पढ़ाते हम हैं, बट आपके डाउट्स जो क्लियर करते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, वो जैसे हमारी जेई की टीम है, आप जानते भी हो, जैसे मैथ्स में रजत सर हैं और रोहित सर हैं, केमिस्ट्री में जगवीर सर हैं, और
कामेश सर हैं, ऐसी फिजिक्स में एक झा सर हैं, मनीष झा सर, और साथ में अविनाश सर हैं। आप लोग उनको भी कॉल करके अपने डाउट पूछ सकते हो। जिस तरीके दे आर क्वालिफाइड टीचर्स, दे हैव बीन टीचिंग, चलो हम पढ़ा रहे हैं 17-18 सालों से, बट वो भी 3-4 सालों से पढ़ा रहे हैं, मतलब वो बैचेस में पढ़ाते थे। ऑफलाइन कोचिंग में दे यूज्ड टू टीच। जो बच्चे 1.25 लाख रुपए जमा करते थे किसी कोचिंग में, बड़ी कोचिंग का ही नाम बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, वहां बच्चों को वो रेगुलरली पढ़ाते थे। बट यहाँ पे चूंकि हम रेगुलर टीचिंग कर रहे हैं तो वो आपके डाउट्स बता रहे हैं, तो आप उनसे भी मदद लिया करें, अपने डाउट्स उनसे भी पूछ सकते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट डाउट्स के अलावा कुछ अलग डाउट्स भी हों, जैसे मैथ्स का कोई डाउट है और मोहित सर मान लो एक्सेसिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप रजत सर से या रोहित सर से अपनी बात शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थोड़ा सा सोचने का दायरा थोड़ा बढ़ाओ। दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड टीचर्स एंड दे विल क्लियर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर माइंड। तो बाकी मैथ्स के लिए आप एक बार और टीचर से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वन। हेलो सर, मेरा नाम हाँ, रोहित है सर। मैं हाँ, प्रवीण बोलो। बैच में हूँ, 12th में हूँ मैं अभी करेंटली। तो मेरे 11th के कुछ टॉपिक जैसे आयनिक और जैसे केमिकल हो गया, या कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स है ऑर्गेनिक के, जो थोड़े वीक रह गए, और मैं करेंटली अभी 12th में हूँ। तो मुझे वो कैसे चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहिए, या कैसे टाइम निकालना चाहिए, सॉल्विंग करनी चाहिए, या क्या करना चाहिए? पता नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन मैं क्लियर नहीं हो पाया। एक्चुअली तुम प्रवीण बैच में ही हो ना? प्रखर सॉरी। तो प्रखर वाला बच्चा इसमें क्या कर रहा है? ये तो प्रवीण के लिए है ना। अभी अभी हम सारी बात जो भी कर रहे हैं वो प्रवीण बैच को रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आई थिंक यू हैव रॉन्गली ज्वाइंड हियर। और तुम्हारा वाला क्वेश्चन बाकी बच्चों के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, तो आई विल नॉट आंसर। प्रखर की भी मैं लूंगा मीटिंग जल्दी, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ओवर देयर, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलेवेंट टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर रिवीजन की फ्रीक्वेंसी क्या अच्छा, होनी चाहिए? एक बात सुनो। मैं वैसे बातें तो खूब करता हूँ बच्चों से। क्लासरूम में होते थे तो हम पता नहीं चलता था, तो कई बार बगैर पढ़ाई 1.5 घंटे की क्लास निकल जाती थी। कभी रामायण की कहानी तो कभी महाभारत में घटोत्कच की कहानी पे भी पूरा पूरा लेक्चर निकल जाता था। बट अभी क्या ऑनलाइन में यार वैसा सब नहीं आता कि जैसे मतलब कहानी वानी सुना दें। और कभी बार बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ जनरल बात कर लो, कर लेंगे। आज नहीं, आज क्या ये 40 मिनट की मीटिंग है, 40 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाती है। दिस मीटिंग इज फॉर 40 मिनट्स। तो अब ये मीटिंग भी मेरी शायद पहली या दूसरी है आपके साथ, पता नहीं हुई या नहीं हुई है। तो अभी तो हम मीनिंगफुल क्वेश्चन से बात करेंगे। कोई जनरल कोई बात होगी तो बाद में फिर कभी ले लेंगे। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट। हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? हाँ, अभी क्लियर है, मगर उससे पहले एक और स्टूडेंट अपना डाउट पूछ रहे थे, पहले उनको पूछने दो। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। हाँ, बोलो भाई। सर मैं पूछ रहा था कि रिवीजन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? हाँ, ये अच्छा सवाल है और ये सभी बच्चे ध्यान दो। आपका हर 3 हफ्ते पे टेस्ट होता है ना? यस सर। यस सर। यस और उस हाँ बिल्कुल, तो हर 3 हफ्ते पे जो टेस्ट होता है, टेस्ट का सिलेबस भी आपको मोर और लेस पता होता है कि इतना सिलेबस आने वाला है। वही रिवीजन का आपका रीजन बनता है। तो जैसे आपका संडे को टेस्ट है फॉर एग्जांपल, तो संडे से पहले 4 या 5 दिन या 6 दिन पहले आप मान लो ट्यूसडे को या मंडे या ट्यूसडे से आप उसका रिवीजन करना शुरू कर दो। मान लो आपके 4-4 चैप्टर्स आने वाले हैं टेस्ट में। फिजिक्स में 4 चैप्टर, केमिस्ट्री में और मैथ्स में भी 4-4 चैप्टर। तो टेस्ट है, तो टेस्ट एक बहाना है आपका रिवीजन करने का। तो उन 4 चैप्टर को एक बार रिवाइज करो बढ़िया से। रिवाइज कैसे करना होता है? किसी चैप्टर को लिया, मान लो केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है, मान लो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है फॉर एग्जांपल केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ तो चुके हो, शीट भी लगा चुके हो, डीपीपी वगैरह जो भी करनी थी वो कर ली आपने। अब आप रिवीजन करना है। संडे को टेस्ट है, मंडे उससे पहले 5 दिन पहले, 4 दिन पहले आपने रिवीजन स्टार्ट किया। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की थ्योरी को 1-1.5 घंटा थ्योरी पढ़ो एक साथ।
एक साथ थ्योरी ली, पर्चे पलटते चले गए, मेन मेन फॉर्मूले देखे और साथ में एक रफ बुक भी साथ में रख ली और लिखते भी चले गए मेन मेन पॉइंट्स, मेन मेन फॉर्मूले लिख लिख के देख लिए। या कई बार बगैर देख के लिख करके देखे मैंने, बगैर अपनी क्लास की नोट्स को बुक को देखे हुए रफ में फॉर्मूले लिख करके देखे, और कहीं कमी हुई तो चेक कर लिया, और लिख के देखने के बाद भी एक बार वेरीफाई कर लिया कि सही लिखे या नहीं। थ्योरी 1-1.5 घंटा पढ़ लो ऐसे चैप्टर की, कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो 2 घंटे भी दे सकते हो। उसके बाद करीब 2 से 3 घंटे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके ऊपर। जो डीपीपी शीट है उनमें से कुछ क्वेश्चन लो। डीपीपी शीट अगर एक बार की हुई है और अभी तक टेस्ट में हम वो चैप्टर आया नहीं है, आप पहली बार आ रहा है या दूसरी बार आ रहा है, तो डीपीपी शीट में से कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो वापस से आपसे दोबारा से ना, मतलब ऐसे क्वेश्चंस देखो जिसने पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे अरे ये क्या चीज है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। वो वाला क्वेश्चन नहीं पिक करना है जो हर बार एकदम आसानी से हो जाता है कि बोहर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन के लिए, तो बार बार यही वाला कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं मनी मान, देखो मुझे सब आता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो क्वेश्चंस लो डीपीपी शीट में से और वो मिल जाएंगे। जिनमें आपको थोड़े से डाउट हो या जिनमें आपको लग रहा हो कि ये करके देख लूं यार होगा या नहीं होगा, 2-3 घंटे दो। इस तरीके से हर एक चैप्टर के लिए आपको 3-4 घंटे देने होंगे। 4-5 दिन के अंदर 4-4, 5-5 चैप्टर आपके निमट जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। रिवीजन हो गया, इस तरीके से केमिकल रिवीजन हो गया। अब 1 महीने बाद फिर मान लो वो 21 दिन के बाद में मान लो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम आया, अब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर रिवाइज करो थोड़ी देर के लिए, फिर रिवाइज हो गया। और जब पूरे साल भर की प्रिपरेशन में कोई चैप्टर आपकी आंखों के सामने से 5-6 बार निकल जाएगा, तो देखो वो चीजें फिर याद हो जाती हैं, फिर काफी कुछ कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये तरीका है रिवीजन का, अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट ये को कौन अपना सा रिवीजन वाला? का कारण बना। ये कौन आया है? मीटिंग थी इनके साथ 6 बजे आया था, देखिए मैं तो। हाँ, ये थोड़ा सा वॉइस अपनी ऑफ रखेंगे, कोई पर्सनल बात कर रहे हैं तो ये है रिवीजन का तरीका। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो। सर मेरा नाम सफल है। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी कभार ऐसा लगता है कि 1 साल का टाइम रह गया है सिर्फ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी रह जाती है कि टाइम कम तो नहीं है कहीं। और सर जो थोड़े अर्ली स्टार्टर्स हैं या 11th स्टार्टर्स हैं, 9th स्टार्टर्स हैं, उनको देख के थोड़ी इनसिक्योरिटी भी होती है। 1 डेकेड ले लो, फिर 10 साल तक तैयारी कर लो। अबे 1 साल बहुत होता है भाई, अबे 1 साल बहुत होता है। 1 साल लड़का पूछ रहे हैं सर, कुछ बच्चे 9th क्लास से प्रिपरेशन करते हैं तो उनको हाँ देख के मैं बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो कह रहा है नहीं कि नहीं तुम 1 डेकेड ले लो प्रिपरेशन के लिए, 10 साल ले लो। नहीं वो मतलब नहीं है। देखो जो 9th से प्रिपेयर कर रहा है, जो 11th से प्रिपेयर कर रहा है, ऑब्वियसली उसको एडेड एडवांटेज तो होता है। बट 9th से भी वो क्या प्रिपरेशन कर रहा है, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 9वीं से भी तैयारी करते हैं, 9वीं पढ़ ली, 10वीं पढ़ ली, 11वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, ड्रॉप भी कर लिया, लाख में भी खेलते हैं, फिर वो रैंकों में नहीं आ पाता, नहीं सिलेक्शन होता। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो गांव से मान लो बिलोंग करता है, उसे पता ही नहीं था 12th तक क्या करना है, 12th के बाद कोचिंग का आइडिया लगा, कोचिंग पढ़ ली, 1 साल में ही जेई मेन भी हो गया, एडवांस भी हो गया, आईआईटी ज्वाइन भी कर लिया। तो ये कोई नियम नहीं है कि 9th से प्रिपरेशन करोगे तो ऑब्वियसली एडवांटेज तो मिलता है बच्चों को, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो। बाकी मैं समझता हूँ कि 1 साल कम नहीं होता, 1 year इज सफिशिएंट टू क्रैक आईआईटी जेई मेन एज वेल एज एडवांस्ड। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाता है, उसमें एक शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल फॉलो करो, 12-13 घंटे पढ़ो। जिन्होंने सवाल पूछा है या जिनके मन में इस तरह का डाउट है, वो एक बार अपने मन से तो पूछें कि 6 घंटे कोचिंग के पढ़ने के अलावा क्या वो 6-7 घंटे रोज पढ़ते हैं विदाउट फेल डेली। कई बार उनको फीलिंग तो होती है कि मैं 6-7 घंटे पढ़ रहा हूँ, पढ़ ही तो रहा हूँ सारे दिन, वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो पढ़ने की फीलिंग है उनको। एक बार जरा पेपर पे पेन पेपर लेकर के नोट करना, सुबह से लेकर के रात तक की दिनचर्या अपनी, कि हाँ इतने बजे उठा, इतने बजे पढ़ने बैठा, इतने बजे नाश्ता किया, फिर मैंने लंच किया, फिर मैं सो गया, फिर मैं पढ़ने बैठा, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने डिनर किया, फिर मैं सोया। पढ़ने के आवर्स निकालना। आई गारंटी यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के वो घंटे 3 घंटे निकलते हैं, किसी के 3.5 घंटे निकलते हैं, 4 घंटे पूरे होने भारी पड़ जाते हैं। लिख के देख लेना, बातें तो बड़ी बड़ी करवा लो।
छह घंटे मिनिमम पढ़ना ही होता है, तब आपकी डीपीपी शीट कंप्लीट होंगी। कोई बच्चा अगर कहता है कि मैं 2 ही घंटे पढ़ता हूँ, सारी डीपीपी शीट कर लेता हूँ मैं और एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, तो रहने दो भाई, फिर हमारी जरूरत नहीं है आपको। यू आर ऑलरेडी सुपर ह्यूमन एंड यू कैन क्वालिफाई द जेई विदाउट अवर हेल्प और विदाउट एनी कोचिंग। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए कि आपका भी रोल है कि आप 6-7 घंटे रोज पढ़ें। एंड 1 year इज नॉट लेस, इट इज सफिशिएंट टू क्रैक जेई विद अ डिसेंट एंड गुड रैंक। ऑफ कोर्स 11th 12th में अगर तैयारी करते तो ऑब्वियसली इसका फायदा तो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ हेलो बोलो। सर, मैं मीनवा बोल रहा हूँ। सर हम लोग का होता है क्या है कि सर 1 साल तो है, लेकिन होता है क्या कि हम लोग तो घर पे ही है, कहीं वैसे निकलते विकलते नहीं है। सर एक नेगेटिव साइड ये होता है कि हम लोग का रूटीन ऑलमोस्ट मोनोटोनस हो जाता है। सर उसके कारण कहीं कभार होता है कि डिसिप्लिन तो मेंटेन करते हैं, लेकिन उसको लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट नहीं कर पाते हैं उसके कारण, और ऑनलाइन स्टडीज़ में और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं। सर इस डिसिप्लिन को मतलब कि कैसे और मेंटेन करें, और मतलब कि डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं लाइक कि मूवीज़ देखना या फिर एनिमेज देखना, सर उनको मतलब कैसे कम करें, मतलब कि इन आई थिंक अराउंड 1 year को कैसे मिनिमाइज करें सर, और मोनोटोनस रूटीन को कैसे मतलब इंटरेस्टिंग बनाए थोड़ा स्टडीज को। कभी कभार मतलब कि एक रिपल्शन भी फेस करना पड़ता है स्टडीज, कभी कभार मतलब मन नहीं करता। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं नहीं, बोलिए सर, खुल के बोलिए। वैसे ही मैं खुल के ही बोलता हूँ, तुम बुरा मानो या ना मानो, मुझे जो बोलना है वो तो मैं बोल लूंगा, तुम जानते भी हो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। ये बेटा जब होता है जब सारी सुविधाएं होती हैं, जब अनलिमिटेड इंटरनेट होता है, जब घर से कोई टोका टाकी नहीं होती है, जब सारे आपको अवेन्यूज होते हैं और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है, तब ये मोनोटोनिसिटी होती है। जिसका पेट भरा हुआ हो उसके सामने गुलाब जामुन भी अगर रख दो तो उसको टेस्ट नहीं आता, और जो भूखा हो, जिसे बड़ी मुश्किल से भोजन की अवेलेबिलिटी हो पाए, सुबह खा लिया तो शाम का नहीं पता, उसे पूछो कि सूखी रोटी की वैल्यू क्या होती है। नहीं, इसको अलग तरीके से रिलेट नहीं किया, मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है, अगर मान लो एक बच्चा वो है जिसने बड़ी मुश्किल से हमारी कंपटीशन की फीस जमा करी है, गांव में रह रहा है समहाउ, और वो 3G भी उसके पास डेटा प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर 4G डेटा भी नहीं आता है, समहाउ इज मैनेजिंग, या फिर कहीं जाकर के किसी से बोरो करके, या कहीं किसी के पास अगर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो समहाउ पढ़ रहा है वो। उससे पूछो कौन सा डिस्ट्रैक्शन है उसे, कौन से गेम खेलता है वो, वीडियो गेम्स, या कौन से मान लो अवेंजर सीरीज देख रहा है वो। ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब अपने मन का फेर है। जो स्ट्रांगली डिसिप्लिन होगा, जिसको सिर्फ ये दिखता होगा मुझे IITian बनना है, मुझे NIT टॉप NIT से कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, मुझे कोडर बनना है, मुझे कंप्यूटर साइंस में जो मेरा इंटरेस्ट है मुझे करना है, उसे कुछ नहीं दिखता ये सब। अभी भी जैसे मैं हूं, मैं लगभग 4 क्लासेस जैसे रोज पढ़ाते हैं, 3-4 क्लासेस रोज पढ़ाते हैं। मैं सुबह 6-6:30 बजे उठ जाता हूँ यूजुअली, और रात को मैं 11 बजे के आसपास सो जाता हूँ, 11-11:30 बजे। मेरा शेड्यूल चेंज नहीं होता। मेरे घर पे ब्रॉडबैंड भी है, सारी चीजें भी हैं, मैं बहुत ज्यादा इधर उधर मूवी भी नहीं देखता। हालांकि जो एजुकेशन सीरीज चलती हैं उनको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कई बार कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चाहे वो एस्पिरेंट्स हो या कोई सी भी हो, बट नहीं देखता मैं, हमारा डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मैं वर्चुअली मैं ये बोलूंगा, अरे पीछे से कौन बोल रहा है, बंद करो जरा। मैं वर्चुअली ये बोलूंगा कि आप अपने कभी एबीजे सर से पूछना, मोहित सर से पूछना, मैं अपना बता ही रहा हूँ, नीरज सर से पूछ लेना। ऐसा कोई ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, हमारा डिस्ट्रक्शन नहीं है भाई। हमें तो जो काम करना है वो हम करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करूंगा तो मेरी आजीविका नहीं चल पाएगी, बट ये मेरा रूटीन बन चुका है, मेरे डिसिप्लिन में शामिल है कि मुझे 3-4 क्लास पढ़ानी है तो पढ़ानी है, मुझे और काम जो करने हैं वो करने ही है। मेरा नहीं होता डिस्ट्रैक्शन। तो भैया ये डिस्ट्रैक्शन हम नहीं कम कर सकते। हाँ, थोड़ा सा ये है कि भाई मोनोटोनिसिटी जो है वो थोड़ा सा कम करने के लिए, बोरियत हो रही है थोड़ा सा कम करने के लिए, म्यूजिक इज ए वन गुड ऑप्शन। आई ऑल्सो चूज म्यूजिक टू बी ए बेटर ऑप्शन देन अदर ऑप्शंस। टीवी देखना या वीडियो गेम, जैसे अभी आजकल शायद सुनने में आ रहा है कि ये PUBG शायद किसी और रूट से इंडिया में वापस फिर आ रहा है।
अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं पबजी देख लेता हूँ घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मैं जम के पढ़ता हूँ, मेरे से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती हैं जो कभी सॉल्व नहीं हो पाती। अच्छी बात है भाई, बट ये जबरदस्त इतना बड़ा एडिक्शन है, ड्रग है ये, ड्रग पबजी जो है। तो इस तरह के गेम्स, पबजी हुआ या और कोई गेम है, भले ही कई बार आप सोचते हो कि मैं डिसिप्लिन से आधा घंटा 1 घंटा देख लूंगा, उसके बाद मैं फ्रेश होकर के दोबारा पढ़ लूंगा, अगर कोई इसे मेंटेन कर पा रहा है तो ठीक है, बट 99% स्टूडेंट्स उसको मेंटेन नहीं कर पाते। फिर वो 1 घंटा कब 2 घंटा हुआ, कब 3 घंटा हुआ, और कब वो ड्रग जो है वो आपके पूरा माइंड के कंट्रोल कर लेता है, वो कभी मालूम ही नहीं पड़ पाता। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये डिसिप्लिन तो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, और वो जब ही आएगा जब आपको सामने आपका टारगेट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टारगेट महसूस होगा, जेई का, जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड का। बाकी म्यूजिक हुआ, घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करो उनके साथ में रादर देन स्क्रीन। आपका ऑलरेडी स्क्रीन टाइम 5-6 घंटे होता ही है डेली, तो बाकी का स्क्रीन टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी का स्क्रीन टाइम जितना एज मच एज पॉसिबल यू शुड अवॉइड। तो बस यही कहूंगा, ये डिसिप्लिन तो आपको ही लाना पड़ेगा। मोनोटोनिसिटी कैसे कम करनी है, सबका अपना अपना तरीका होता है, मैनेज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, सर मैं ये पूछ रहा था कि मेरा 11th-12th में मैंने सिर्फ बोर्ड लेवल का प्रिपरेशन किया था, तो अभी मैं सिर्फ जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2022 के लिए, तो सर क्या ये ठीक है, मतलब, या फिर मुझे एडवांस का भी करना चाहिए अभी से? देखो, यहाँ पे जितने भी बच्चे ज्यादातर बैठे हुए हैं, जो भी अभी बात सुन रहे हैं या जो भी बैचेस में पढ़ रहे हैं, प्रवीण बैचेस में, चाहे वो प्रवीण स्टार हो, चाहे प्रवीण 1 हो या 2 हो या कोई सा भी हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 80-90% स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने पहले कहीं कोई प्रिपरेशन नहीं की है। प्रिपरेशन मतलब ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग में, जैसे बड़े बड़े नाम होते हैं कोचिंग के शहरों में, वहां कोचिंग पढ़ी हो, ऐसा नहीं है। ज्यादातर बच्चे आप जैसे बच्चे हैं जिन्होंने 11th-12th अपने बोर्ड के लिए पढ़ी है, बोर्ड के लिए जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ा हुआ है। हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस तक जाते हैं, ताकि जेई एडवांस की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो। हालांकि जेई मेन और जेई एडवांस्ड का जो सिलेबस है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, बट हाँ, क्वेश्चंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। आप जेई मेन को फोकस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी जेई एडवांस्ड की तैयारी भी हो रही है। अगर आप डीपीपी शीट सॉल्व कर रहे हो, इवन एक्सरसाइज 1 और 3 भी कर रहे हो, तो आपका जेई एडवांस्ड का भी काफी कुछ कवर अप पूरा है, कवर अप करते रहें। क्या आप एक मुझे क्वेश्चन का जवाब दें, क्या आप एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व करते हो शीटों की? सर एक चैप्टर का मैंने किया था, सिर्फ सिंगल करेक्ट आंसर का, फर्स्ट चैप्टर का। उसके बाद छोड़ा क्यों? सर मुझसे क्वेश्चंस मतलब खुद से नहीं बन रहे थे उसके। और बाकी एक्सरसाइज 1 और 3 में यू फील कंफर्टेबल? सर 1 और 3 में 50 to 60% खुद से बन जाते हैं। तो ठीक है, यू कैन कंटिन्यू दिस, बट ये मत मानना तुम एक्सरसाइज 1 और 3 पढ़ रहे हो और उससे क्वेश्चन भी हो रहे हैं, तो जेई मेन के साथ साथ जेई एडवांस भी कवर अप हो रहा है। अभी से अपना मन ये ना बनाएं कि आई एम ओनली फिट फॉर जेई मेन। आप पढ़ते जाएं जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, और बाकी अभी खूब टाइम अवेलेबल है। कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू के 2-3 महीने थोड़ा टफ जाते हैं बच्चों के, बट जब उनको एक तरीका मालूम पड़ जाता है कि हाउ टू प्रिपेयर, लॉजिक उनके क्लियर होने लगते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगते हैं, बेसिक्स थोड़े से स्ट्रांग होने लगते हैं, तो उनसे फिर एडवांस्ड क्वेश्चन भी बनने लगते हैं। एंड कब वो जेई मेन से कब जेई एडवांस्ड में जंप कर जाते हैं उन्हें खुद को मालूम नहीं पड़ता। तो ये एक साइलेंट ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन आपके केस में हो सकता है, बट अपना मन ना बनाएं कि आप केवल जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, आप बस पढ़ते चले जाएं। ठीक है? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। मेरा नाम अथर्व। सर मैं इस साल नेक्स्ट ईयर जेई एडवांस की तैयारी करूं या बीच बीच में इस साल में जो मेंस होने वाली है उस पर भी थोड़ा हाँ, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, मुझसे अलग से भी ये सवाल बहुत पूछा जाता है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस साल अब एग्जाम जो बचे हुए 2 अटेम्प्ट हैं, अप्रैल और मई वाले, ये पता नहीं कब होंगे, जुलाई में होंगे, अगस्त तक तो नहीं चले जाएंगे जिस तरह की करंट प्रिवेलिंग कोविड सिचुएशन है। तो देखो, मैं हमेशा बच्चों को यही जवाब देता हूं, अब भी यही जवाब दूंगा कि अगर आपका फरवरी और मार्च अटेम्प्ट में 70-80 परसेंटाइल तक आया हुआ है,
70-80 परसेंटाइल तक अगर पहुंचे हुए हैं तो उससे 97-98 परसेंटाइल तक पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं है 2-3 महीनों में। तो जो चैप्टर आपने अभी कोचिंग में पढ़े हैं, मान लो 30%, 25%, 40% जो भी सिलेबस आपका अभी तक फिनिश हुआ है, 30% जो भी हुआ है वो तो अच्छे से हुआ ही है। और जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, प्रीवियस आपकी प्रिपरेशन है, उसके बेसिस पे पूरी जान लगा करके आपको ये बचे हुए 2 अटेम्प्ट जब भी होंगे आपको लिखने चाहिए। उनका रिजल्ट हो सकता है कि आपको कोई ठीक ठाक एनआईटी मिल जाए और एनआईटी में आपको डिजायर्ड ब्रांच भी मिल जाए, तो फिर आपको 1 साल ड्रॉप करना नहीं पड़ेगा। एज मच एज पॉसिबल यू शुड ट्राई टू अवॉइड द ड्रॉप, क्योंकि ये काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 70, 75, 80, 85 परसेंटाइल पे थे, वो आसानी से पहुंच सकते हैं 97, 98, 99 परसेंटाइल तक पहुंचते हैं बच्चे। इसलिए बोल रहा हूं मैं 3-4 महीने हैं, 3 महीने हैं तो अभी कुछ भी हो सकता है, यू मान लो। तो you should give these attempts with the maximum of your energy. हेलो सर। क्लियर? हाँ बोलो। सर मेरा नाम सूर्यम अग्रवाल है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हम अपनी पढ़ाई की इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाएं। सर जैसे कि हम क्लास के अलावा सर 6-6.5 घंटे पढ़ने तो बैठ जाते हैं सर, पर हमें लगता है कि सर जितनी इफेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए थी, जितने क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए थे सर, उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए कई बार सर, तो उस चीज को कैसे इम्प्रूव करें। हाँ देखो, इस शुरुआत में ऐसा होता है बच्चों के साथ में कि जो स्पीड है वो नहीं बन पाती, बट मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करते जाओ। अभी आपको 2, 2.5, 3 महीने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन द वेरी फर्स्ट मंथ उससे रिलेटिवली आपको अब 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद कंफर्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, और समय के साथ ये कंफर्टेबिलिटी आती जाती है। बस आप लगे रहें, पढ़ाई करते रहें, स्पीड भी आ जाएगी। पहले थोड़ा एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, पर धीरे धीरे लॉजिक क्लियर हो जाते हैं तो फिर ये स्पीड भी बन जाती है और एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ अब मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या आप एक्सरसाइज 1, 2, 3 पूरे सॉल्व करते हो? यस सर, बट थोड़ा सा बैकलॉग है सर, हमें बीच में थोड़ा स्कूल जाना पड़ रहा था सर, बहुत प्रेशर से बुला रहे थे इसलिए सर। रियल गैसेस और कोवेलेंट बॉन्डिंग का बैकलॉग है सर, बाकी ये सब करें पूरी। हाँ, ये बैकलॉग इतना बड़ा बैकलॉग नहीं है। करंट जो चल रहा है उसके साथ में कोई भी बैकलॉग ये वाला जितना भी है अभी 1 हफ्ते 10 दिन मैक्सिमम 12-13 दिन में ये फिनिश हो सकता है। तो बैकलॉग को फिनिश करो। जैसे ये बैकलॉग तुम्हारा कंप्लीट होगा तुम्हें एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि हाँ यार चलो मैं बराबर आ गया, मतलब आई कैन पेस माई प्रिपरेशन विद द कंपटीशन क्लासेस। तो इस तरह की फीलिंग से भी हैप्पीनेस लिया करो, और खुश होना इंसान का अधिकार होता है। छोटी छोटी बातों से खुश हुआ करो, मन को अच्छा रखा करो। खुश रहोगे तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी होगी। और यदि आप डीपीपी शीट अगर सॉल्व कर रहे हो और पेस के साथ चल रहे हो, यही इफेक्टिव प्रिपरेशन है। बाकी 100% तो कुछ भी नहीं होता। परफेक्शन इज नथिंग। परफेक्ट तो कोई गैस भी नहीं होती, आइडियल गैस भी कहाँ होती है। ऑल द गैसेस आर रियल गैस। अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू सर। We have another 7 minutes to go. You can ask your doubts, you can ask your questions. Sir, my name is Kritanvi Sharma. I am from Praveen 1 batch. Sir, how can we master sir physical chemistry and inorganic chemistry both side by side? पढ़ाई करके भाई, पढ़ाई करो ना यार। आपको जैसे पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स बनाओ, डीपीपी शीट सॉल्व करो। आपको कोई और रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है क्लासेस में उनके नोट्स बनाने हैं प्रॉपरली, उनको कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है, समझना है। उसके बाद डीपीपी शीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछने हैं। डाउट पूछने के बाद में आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक साइड बाय साइड की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जो सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं उस सीक्वेंस में चलते चले जाएं और सब कुछ सही होगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ा करो, तो सर मैंने जैसे आपने इनऑर्गेनिक कराया केमिकल बॉन्डिंग, तो उसके बाद मैंने आपके नोट्स पहले रिवाइज किए, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा। तो जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ा उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा दिया नहीं था, आपके नोट्स में ही काफी सारे चीज मतलब थे, उसके पढ़ने की कोई खास मतलब जरूरत नहीं था। तो सर क्या ये सही है, उसे पढ़ना चाहिए या फिर आपके नोट्स ही काफी रहेंगे? हाँ, रोशन ने पूछा ये सवाल। यस सर।
हाँ रोशन, अच्छा सवाल है तुम्हारा। केमिकल बॉन्डिंग एक एक्सेप्शनल केस है। केमिकल बॉन्डिंग जो हम पढ़ाते हैं यहाँ कोचिंग में वो बहुत वास्ट है, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, और एनसीईआरटी ने अनफॉर्चुनेटली कुछ लिखा ही नहीं है उसमें। बट ऐसा ब्लॉक केमिस्ट्री में नहीं है, ऐसा एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी एंड एफ ब्लॉक में या मेटलर्जी में ऐसा नहीं है। वहां पे खूब अच्छे से उन्होंने लिखा है, सरफेस केमिस्ट्री बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। और हम जब पढ़ाते हैं इस तरह के थियोरेटिकल टॉपिक्स, तो काफी कुछ लॉजिकल बातें हम कवर अप कर लेते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे रह जाते हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, और आजकल तो वो पूछ रहे हैं जेईई मेन वाले, तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। तो जो बात हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ो चैप्टर को, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, कोई खास कुछ मिला ही नहीं आपको, ठीक है, but you will find things in the block chemistry, you will find things in surface chemistry, you will find things in metallurgy. I hope you understood, you got the answer of your question. Yes sir, thank you. हाँ बोलो। हेलो सर, क्लास करने में हम लोगों को आदत नहीं थी 5 to 6 आवर कंटिन्यू। आपका माइक का कनेक्शन लगता है थोड़ा सा लूज है, इसमें डिस्टरबेंस आ रहा है। आप क्वेश्चन एक बार दोबारा बोलिए। हेलो सर, नाउ वॉइस इज क्लियर? हाँ अब क्लियर है, अब बोलो। सर ऑनलाइन क्लास करते हैं 5 to 6 आवर, हम लोग को उसकी हैबिट नहीं थी, तो उसके बाद माइंड बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील होता है, और एक माइंड एक्सक्यूज भी देता है कि ऑनलाइन है तो थोड़ा माइंड कैच नहीं करता है, जैसे ऑफलाइन में हम लोग फेस टू फेस पढ़ते हैं तो उससे डाउट भी लाइव क्लियर हो जाता है। इन सब के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कभी कभी। हाँ ये थोड़ा प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए जिनका ट्रांजिशन बिल्कुल अभी हुआ है ऑफलाइन से ऑनलाइन में। बट जो बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं 4th क्लास में, 3rd क्लास में, 5th क्लास में, जब वो जेईई की तैयारी करेंगे तो वो शायद ये वाली प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं यही बोलूंगा कि जब आप जैसे 3 क्लास करते हैं तो 3 क्लास एक साथ तो मत किया करो। आप अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको है तो आप पहले 2 क्लास कर लो, उसके बाद में आप एक ब्रेक ले लो, 1 घंटे का, आधे घंटे का, और थोड़ा रिलैक्स कर लो। उसके बाद में या फिर इवनिंग में ले सकते हो आप, 2 क्लास मॉर्निंग में, 1 क्लास इवनिंग में, वो आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हो अगर आपको ये स्क्रीन की प्रॉब्लम है लगातार वाली। बाकी फेस टू फेस तो अगर तुम ध्यान से देखना तो एएल के सर जब पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है आंख में ही देख रहे हैं, नहीं देख रहे। मैं तो कैमरे की आंख देख के पढ़ाता हूँ। मैं तो मान के चलता हूँ कि बच्चे इसी कैमरे के अंदर छोटे छोटे से बैठे हुए हैं, इन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव फीलिंग के साथ अगर पढ़ोगे और पढ़ने में तल्लीन हो जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे, तो फिर शायद ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बट ऑफ कोर्स इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, तो कुछ बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है। बट जो बच्चे अभी 5वीं 6ठी 7वीं में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जब ये सब आगे पढ़ के आएंगे तो आने वाले टाइम में फिर ये शिकायत नहीं आएंगी कि ऑनलाइन क्या है, ऑफलाइन क्या है। दिस विल बिकम a new normal for most of the students. I understand this problem, you have to cope up with it. It is a valid problem of many students. सर एक लास्ट डाउट। सर मैं प्रवीण स्टार बैच से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हमारा प्रवीण स्टार बैच का टाइमिंग सर लेट नाइट जैसे मतलब 4 PM से स्टार्ट होता है, तो सर वो क्लास खत्म करते करते सर 9:30 10 हो जाता है। तो सर उस टाइम पे सर काफी एग्जॉस्टेड रहते हैं सर, मतलब दिन भर का पढ़ा हुआ भी रहता है। तो सर टाइमिंग सर सुबह का 8 AM वाला शिफ्ट हो सकता है क्या सर? उस टाइम थोड़ा फ्रेशमेंट से सर ज्यादा अच्छे से क्लास हो सकती है सर, हमें ऐसा लगता है। मेरे ख्याल से प्रवीण की क्लासेस तो